सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द एज ऑफ द मौर्यास। हम लोग कर रहे हैं आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज, जहाँ पे हम प्रीवियस जो एनसीईआरटी है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम मगध एम्पायर कर रहे थे, जिसमें मगध एम्पायर में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं। और अब जो नई डायनेस्टी आती है वो इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करती है कि उस पूरे एम्पायर का नाम मौर्यन एम्पायर ही हो जाता है, यानी उस डायनेस्टी के नाम पे ही वो जो है पूरा का पूरा एम्पायर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, सॉरी, ये जो मौर्यन एम्पायर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। ठीक है। ये जो है ना, इंडिया का सबसे पहला और सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर था। ठीक है, जिसने यूनिफाई करा था, ठीक है, एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। अभी तक मैंने बताया था कि जो मगध एम्पायर था वो बहुत ज्यादा वास्ट तो था, बड़ा तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसने कवर करा हो। बस ये साउथ में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि आगे बढ़ेंगे हम, जो कि ये लोग इस पे कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन देखा जाए ओवरऑल, जो अगर आप मैप देख रहे हो मौर्यन एम्पायर का, उसने पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था। इवन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, वहां पर भी ये वाला इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो खड़ा कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। तो एंशियंट इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, कि इतना बड़ा कह सकते हो एक पूरा का पूरा एम्पायर क्रिएट कराओ, एक सिंगल डायनेस्टी ने, एक सिंगल रूलर ने। सबको समझ आ गया। सो दिस मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्यन एम्पायर किसने फाउंड करा था? इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन से साल में? 321, 321 बीसीई। ठीक है, क्लियर है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंड करते हैं इस एम्पायर को। और लेकिन जो सबसे पीक है, जो सबसे पीक यानी जो सबसे हाईएस्ट कह सकते हो, जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन करा, वो इस मौर्यन एम्पायर का हुआ अंडर अशोका द ग्रेट। तो जो सबसे इसके कह सकते हो लेजेंडरी रूलर है, ठीक है, मतलब एंशियंट इंडिया में सिर्फ एक ही रूलर को बोला गया है, मतलब ग्रेट की उपाधि दी गई है, और वो कौन है? अशोका। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा रोल प्ले करा होगा। तो ऑफकोर्स जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हो पाया, इसमें सारे रूलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब थी मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसने रोल प्ले करा? अशोका। तो इस उनको क्या उपाधि दी गई? अशोका दी ग्रेट। सभी लोग क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ तक एक्सटेंडेड था, ये कहाँ तक प्रेजेंट था, ये मौर्यन एम्पायर ये प्रेजेंट था जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। सोचिए, इवन बंगाल, मतलब यहाँ पे बंगाल रीजन से लेकर पूरा अफगानिस्तान तक ये जो है एक्सटेंडेड था, मतलब इसका पूरा साम्राज्य इतना बड़ा था। सभी लोग क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। सो ओरिजिन एंड फाउंडेशन की अगर बात करी जाए, सो मैंने आपको बताया ये जो मौर्यन एम्पायर है, इसको किसने फाउंड करा था? इसको फाउंड करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। जो लास्ट नंदा रूलर थे, जो लास्ट नंदा जो रूलर थे मगध के, इनको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था। ठीक है। और इनकी हेल्प किसने करी थी? इनके प्रिंसिपल एडवाइजर थे कौन? चाणक्य। और चाणक्य को आप किस नाम से भी जानते हो? कौटिल्य के नाम से भी जानते हो। और चाणक्य ने ही कौन सी बुक लिखी थी आपकी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी लिखी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि किस तरह से लिखी गई थी, क्या ये एक एक ही साथ इन्होंने लिख दी थी? एक ही साथ इन्होंने ये बुक नहीं लिखी थी। ठीक है, आगे कुछ कुछ और राइटर्स है जिन्होंने इसमें योगदान करा था। ठीक है, वो पढ़ना है हमें आगे। एक ले रहे हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या फाउंड करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन कह सकते हो मौर्यन एम्पायर की स्थापना रखी। ठीक है, और किसको ओवरथ्रो करा था इन्होंने? मगध का जो रूलर था। ठीक है, नंदा डायनेस्टी का जो रूलर था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताया कि लास्ट रूलर कौन था? नंदा डायनेस्टी का। ठीक है, क्लियर है। सो इनका जो चीफ मेंटर और स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? ठीक है, वो थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नीति भी आपने सुना होगा। ठीक है, कौटिल्य। ठीक है, क्लियर है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। सो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी, उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, वो सारा किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था और जो प्रिंसिपल्स थे अर्थशास्त्र में कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे कि किस तरह से एक स्टेट को रूल करना चाहिए, एक राजा का क्या रोल है, डिफरेंट जो मंत्री होते हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज अर्थशास्त्र में लिखी हुई थी। तो इसी के आधार पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन एम्पायर का, वो इसी के बेसिस पे बनाया गया। सभी लोग क्लियर है। सो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। फिर नेक्स्ट जो कह सकते रूलर हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं बिंदुसार। वो कौन है? बिंदुसार। एक बार ये देख लेते हैं की अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की, इनकी क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स थी। सो इन्होंने जो लास्ट नंदा रूलर था धनानंद, जो लास्ट नंदा रूलर था धनानंद, ठीक है, इसको हराया था इन्होंने। ठीक है, फिर ऊपर से इन्होंने बहुत बड़ा जो इंडियन
तो इंडिया का नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इसको यूनिफाई करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, क्लियर है। इन्होंने, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी कह सकते हो हराया था, और जो टेरिटरीज थी अफगानिस्तान बलूचिस्तान रीजन की, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। अब सेल्यूकस निकेटर आप सबको याद होगा, ये एक जनरल था अलेक्जेंडर का। ये किसका जनरल था? अलेक्जेंडर का जनरल था, जो कि मैंने लास्ट आपको पर्शियन एंड आपको जो मैसिडोनियन इन्वेजन था उसमें पढ़ाया था। सभी को क्लियर है? सो ये जो है सेल्यूकस निकेटर, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये ट्रीटी साइन करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसमें ये अपनी टेरिटरी जो है कुछ आई गेस कितने हाथी 500 एलिफेंट्स के एक्सचेंज में ये क्या करता है, अपनी टेरिटरीज दे देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। सभी को क्लियर है? और अपनी डॉटर की भी शादी करवा देता है सेल्यूकस निकेटर, हार जाता है। ठीक है, क्लियर है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सारी की सारी जो सारी सुप्रीम पावर है वो किसके पास होती है? किंग के पास होती है। वो किसके पास होती है? किंग के पास होती है। तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये क्रिएट करते हैं, और ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना ज्यादा एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो थी इन्होंने करी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? मतलब हर जगह पे एक मंत्री था, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको भी कुछ नाम दिया था इन लोगों ने, वो देखते हैं क्या था। ठीक है, क्लियर है? तो इतना तगड़ा इन्होंने सिस्टम बना रखा था। फिर मैंने ये आपको प्रीवियस जब जैनिज्म हमने पढ़ाया था कि ये भी बताया गया था कि आगे, जब अपने आगे के जीवन काल में ये क्या बन जाते हैं? एक जैन मॉन्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जैन मॉन्क। ठीक है, और ये साउथ में जाते हैं। साउथ में जाते हैं, इनको कौन ले जाता है साउथ में? भद्र बहू। कौन ले जाता है? भद्र बहू। ठीक है, क्लियर है? ये भी एक बहुत बड़े जैन कह सकते हो मॉन्क थे। ठीक है, तो भद्रबहु जो है इनको साउथ में ले जाते हैं, और साउथ में कहाँ जाते हैं? श्रवण बेलगोल, कर्नाटका। ठीक है, श्रवण बेलगोल कर्नाटका में जाते हैं, और कहते हैं कि फास्ट अंटिल डेथ इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सभी को क्लियर है? तो ये चीज लिख लेना आप लोग नोट्स में, जब अगर आई होप कि आप लोग नोट्स साइड बाय साइड बना रहे हो, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे इस वेबसाइट पे, दैट इज www.sankhya-the-library.com। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो रूलर है वो आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो रूल था 297 बीसीई से लेकर 273 बीसीई तक रहा। ये काफी अग्रेसिव रूलर थे, ये काफी ज्यादा अग्रेसिव रूलर थे। ठीक है, क्लियर है? ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के ये सन थे। ठीक है, और इनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था? दुर्धर। ठीक है, दुर्धरा या फिर दुर्धार जैसा भी होगा। ठीक है, क्लियर है? जो ग्रीक्स थे वो बिंदुसार को क्या बुलाते थे? इसको बिंदुसार को बुलाते थे ये अमित्र कटोस। ठीक है, अमित्र कटोस, यानी जो एनिमीज को खत्म कर देता है, द स्लेयर ऑफ द एनिमीज। ठीक है, क्लियर है? और ये जो बिंदुसार है उसको मतलब एक तो ग्रीक्स क्या बुलाते हैं? अमित्र कटोस बुलाते थे, या फिर अमित्र गता। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आते हैं आपकी किसी भी एग्जाम में कि भाई किस रूलर को अमित्र गता या फिर अमित्र कटोस बुलाया जाता था, तो वो कौन था? वो बिंदुसार को बुलाया जाता था। सभी को क्लियर है? एक जैन टेक्स्ट है राजा लिखत। एक जैन टेक्स्ट है राजव लिखत। ठीक है, क्लियर है? जिसमें जो बिंदुसार है इनको किस नाम से बुलाया गया है? इनको बुलाया गया है सिंह सेना। ठीक है, सिंह सेना। सिंह मीन्स थोड़ा शायद आई गेस लायन वैन से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रूलर थे, इसलिए अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं रिलेटेड टू भाई एनी स्लेयर ऑफ द एनिमीज और ऐसी चीजें बोली गई हैं। ठीक है, तो जैसे एक तारानाथ जो तिब्बतन मॉन्क थे, तारानाथ जो एक तिब्बतन मॉन्क थे, ठीक है, इन्होंने कह सकते हो लिखा है इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में लिखा हुआ है। तो ये कंटेम्प्रेरी थे, तारानाथ जो थे तिब्बतन मॉन्क के कंटेम्प्रेरी थे बिंदुसार के। ठीक है, क्लियर है? इन्होंने कहा था कि भाई इन्होंने बिंदुसार का जो है जो स्टेट था इन्होंने कॉन्क्वेर करी, 16 स्टेट्स इन्होंने कॉन्क्वेर करे। ठीक है, कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज। तो द लैंड बिटवीन द टू सी, एक सी यहाँ पे एक सी यहाँ पे, तो इसके बीच में 16 स्टेट्स जो है बिंदुसार ने उस पे कब्जा करा, कह सकते हो कॉन्क्वर करा, जीत हासिल करी उस एरिया पे। सबको समझ आ रहा होगा आई होप सो। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बाद कौन आते हैं? बिंदुसार आता है। इनका रूल था 297 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। ठीक है, क्लियर है? इनको क्या बुलाते थे? अमृत गदा या फिर अमित्र कटोस बुलाया जाता था। ठीक है, क्लियर है? जैन टेक्स जो राजा विलक जो जैन टेक्स था उसमें इन्हें सिंहासन बुलाया गया है। तारानाथ जो थे तिब्बतन मॉन्क, इन्होंने ये कंटेम्प्रेरी थे बिंदुसार के, इन्होंने कहा कि भाई इसने 16 स्टेट्स को कॉन्क्वर कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? अब जो अपने आखिरी दिनों में
ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनका इंक्लाइन हो गया टूवर्ड्स अजीविकास। क्या था? अजीविकास सेक्ट। ये भी एक तरह से कह सकते हो रिलीजियस सेक्ट था। ये भी एक अजीविकास जो है रिलीजियस सेक्ट था, जो कि जो लॉर्ड महावीर थे, जो लॉर्ड महावीर थे उनके एक फ्रेंड थे, लॉर्ड महावीर के फ्रेंड थे, उन्होंने इस सेक्ट को बनाया था। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ गया? लॉर्ड महावीर के, जिन्होंने जैनिज्म बनाया था, 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, उनके फ्रेंड ने क्या बनाया था? अजीविकास सेक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये जो बिंदुसार थे, ये इसके फॉलोअर आगे जाके अपनी लाइफ में बन जाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? आई होप सबको समझ आ रहा है। सो जो बिंदुसार थे, इन्होंने अपने जो एक सन, मतलब इनके काफी सन थे, तो उनमें से एक सन को, जिसका नाम था अशोका, इन्होंने क्या बनाया? उसको बना दिया इन्होंने गवर्नर ऑफ उज्जैन। क्या बनाया? गवर्नर ऑफ उज्जैन बना दिया। ठीक है, क्लियर है? सो इनकी डिमाइस के बाद अशोका जो है रूल करते हैं मगध पे। ठीक है, और जो मौर्यन एम्पायर है उसके और ज्यादा एक्सपेंशन करते हैं। सभी को क्लियर है? फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, जो हमें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, वो है अशोका दी ग्रेट। ठीक है, इसके ऊपर एक्चुअली क्या है, सेकंड चैप्टर भी है, मौर्यन एम्पायर जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रॉक एडिक्ट्स में आप लोगों को करवाऊंगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट से इतनी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो सिंपल चीज है, अगर बहुत कोई टॉपिक रिपीटेटिवली आ रहा है तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होप सो। ठीक है, सो अशोका दी ग्रेट की अगर बात करी जाए, तो अशोका दी ग्रेट का जो रूल था वो 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा। 268 बीसी से 232 बीसी तक रहा। ठीक है, और ड्यूरिंग हिज रूल, जो जब इन्होंने रूल करा, तो जो मौर्यन एम्पायर था, ये ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंच गया। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा होगी अंडर अशोका। ठीक है, क्लियर है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर बनते हैं इंडियन हिस्ट्री के। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर बनते हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, क्लियर है? तो इन्होंने कब से कब तक रूल करा? 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। फिर की इवेंट्स ऑफ अशोकाज रूल, तो कुछ ऐसे की इवेंट्स थे अशोका के रूल रूल में, ठीक है, जिसने पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करा, जो कि इवन कह सकते हो उनकी खुद की लाइफ को भी काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करा। ये जो की इवेंट्स हुए। ठीक है, लेट्स सी क्या है। और आप ये देखिएगा कि कितनी सारी कंट्रीज अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द अशोका। ये भी आपको देखे दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो आप लोगों ने अगर शाहरुख खान की वो अशोका मूवी देखी होगी, तो उसमें बहुत बड़ा सीन आता है जहाँ पे वो कलिंगा वॉर कह सकते हो जीत जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कह सकते हो उनको झटका लगता है कि इतनी सारी जो ब्रुटैलिटी थी, काफी बताया जाता है कि लाखों लोग मर गए थे, ऐसे स्टेटिस्टिक्स दिया गया है। ठीक है, अब वो कितना सच है कितना झूठ ये नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग मरे होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, वो बड़ा चढ़ाकर बताने वाली बात होती है, लेकिन स्टिल इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी और खून खराबा देके अशोका जो है वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, और आगे जाके अपनी लाइफ को ही पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो लेट्स सी क्या है। सो ऐसे की इवेंट्स ऑफ अशोकास रूल देखते हैं। तो सबसे पहले कलिंगा वॉर होता है, कलिंगा वॉर 261 बीसी में। सो कलिंगा ये रहा, देखो कलिंगा। ठीक है, क्लियर है? सो कलिंगा वॉर में क्या होता है? कलिंगा बेसिकली ओडिशा रीजन में एक किंगडम था। कलिंगा ओडिशा रीजन में एक किंगडम था। ठीक है, जो कि बहुत तगड़ी चुनौती दे रहा था किसको? मौर्यन एम्पायर को एक्सपेंशन करने में। ठीक है, क्लियर है? सो जैसे ही ये कलिंगा वॉर जीत जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बुद्धिज्म अपना लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा अराउंड 1 लाख पीपल डाइड। ठीक है, और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। ठीक है, और बुद्धिज्म अपनाने के बाद ये सारा फोकस अपना किस पे कर देते हैं? धम्म पे। ठीक है, धम्म यानी मॉरल लॉ। ठीक है, अब ये अपनी लाइफ का मकसद बना लेते हैं कि अब ये धर्म का प्रचार करेंगे। किसका प्रचार करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे, जहाँ पे जो पूरा का पूरा रूल है, यानी जो पूरा का पूरा शासन है, वो किससे चलेगा? मोरालिटी पे चलेगा। किससे चलेगा? मोरालिटी पे चलेगा। ठीक है, अब वो कितना मोरल था कितना नहीं वो देखते हैं आगे। ठीक है, सबको समझ आ गया? सो अब इनका फोकस क्या हो जाता है? किस पे हो जाता है? बुद्धिज्म अपना के धर्म पे हो जाते हैं, दैट इज मोरल लॉ। फिर आगे बढ़ा जाए। तो अब जब ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, ये स्प्रेड करते हैं बुद्धिज्म को। ठीक है, काफी ज्यादा मिशनरीज को ये भेजते हैं अलग अलग जगह पे। कुछ को ये अफगानिस्तान भेजते हैं। ठीक है, कुछ को तिब्बत भेजते हैं। श्रीलंका भेजते हैं, ये अपने बेटे और बेटे को श्रीलंका भेजते हैं। ठीक है, और कुछ मिशनरीज अलग अलग जगह जाते हैं, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के जो सीड्स हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म के बीज हैं, वो बाकी कंट्रीज में भी पनपने लगते हैं। सभी को क्लियर है? तो जैसे ही ये बुद्धिज्म अपनाते हैं, ये नॉन वायलेंस प्रमोट करने लग जाते हैं। कंपैशन एंड रिलीजियस टॉलरेंस को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजते हैं श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इजिप्ट तक भेजते हैं अपने मिशनरीज को। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाते हैं?
ये एडिक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि रॉक या पिलर्स पे होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि रॉक या पिलर पे होते हैं। सभी को क्लियर है? अब इंस्क्रिप्शन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एक इनका एडिक्ट बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है? ये एक बहुत बड़ा रॉक है जिस पे आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। सो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर जिसने अपनी प्रजा से बात करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाया कि उन्होंने रॉक्स बनाए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाए, ठीक है, जिसपे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी रहती थी। अब ये रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स के बारे में हमें आगे पढ़ना है, इसमें मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगा सेपरेटली, काफी डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पिलर है, इस पे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? सो इन्होंने क्या बनाया? रॉक एडिक्ट्स बनाए और पिलर्स बनाए जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने लिखी, ठीक है, कि किस तरह से सोसाइटी होनी चाहिए, लोगों को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, ठीक है, क्लियर है? टैक्स वैक्स, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती थी रॉक एडिक्ट्स के ऊपर, ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करे, रोड्स बनाई, ठीक है, रेस्ट हाउसेज बनाए। रेस्ट हाउसेज जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे बहुत सारे, भाई अब ये अपने बंदे बाहर भेज रहे हैं तो ऑफकोर्स बाहर के बंदे भी इनके इनके स्टेट में आएंगे, तो जब वो लोग आते तो उनके लिए रेस्ट हाउसेज बनाए गए, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई, ठीक है, क्लियर है? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए। क्या बनाए गए? इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या बनाए बनाए गए? इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए। और कहा जाता है कि ये वाटर सेस भी लेते थे। क्या लेते थे? वाटर सेस भी लेते थे, ठीक है। एक ऐसा टैक्स भी, अगर आपको कह सकते हो, अगर आपको ये कैनल्स को यूज करना है, ये पानी जो स्टेट प्रोवाइड करवा रहा है, अगर वो यूज करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज वाटर सेस। सबको समझ आ गया? इन्होंने जो है स्ट्रेंथन करा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, इन्होंने प्रमोट करा जस्टिस को, जेंडर इक्वालिटी को इन्होंने प्रमोट करा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इन्होंने प्रमोट करा। लेट्स सी आगे, ठीक है, क्लियर है? सो ये इनके की इवेंट्स मैंने आपको बताया, की इवेंट्स ऑफ अशोकाज रूल। अब इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए, ठीक है, मौर्यन एम्पायर की इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो मेगास्थनीज थे वो क्या थे? ग्रीक अम्बेसडर थे। अम्बेसडर जैसे होते हैं ना, एम्बेसीज में आते हैं अलग अलग कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल यूएस का एम्बेसडर जो है वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो जो भी रिलेटेड होती है, रिलेशंस होते हैं कंट्री के, ये अम्बेसडर्स मैनेज करते हैं, ठीक है, क्लियर है? सो मेगास्थनीज की बात करी जाए तो मेगास्थनीज जो है ग्रीक अम्बेसडर थे, जिसको किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो मेगास्थनीज ने किसको भेजा? सेल्यूकस निकेटर को भेजा, ठीक है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज जो है उसने बुक लिखी थी इंडिका, ये भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, ठीक है, क्लियर है? और उसने काफी ज्यादा डिटेल में बताया है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो हमारे पास दो सोर्सेज हो जाते हैं इस टाइम में, एक तो मैगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई चीजें थी, ठीक है, और साथ में जो अर्थशास्त्र थी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, ठीक है, क्लियर है? सो इसमें क्या है, इतनी सारी इन दोनों से हमें क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन, इन दोनों से हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर या उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सभी को क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो अर्थशास्त्र थी ये एक साथ कंपाइल नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत सारी सेंचुरीज में अलग अलग राइटर्स ने भी इसमें काम करा है, ठीक है, मौर्यन रूल के बाद, तब जाके इसका फुल कंपाइलेशन अर्थशास्त्र का होता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा याद रख लेना इस चीज को, कि भाई क्या ये जो अर्थशास्त्र थी ये एक साथ बनी थी, एक साथ नहीं बनी थी, ठीक है। मेन जो वर्क था वो ऑफकोर्स कौटिल्य चंद्रगुप्त का था, लेकिन आगे जाके फर्दर इसका कंपाइलेशन होता है, फ्यू सेंचुरीज लगती है उसमें, ठीक है। अब चंद्रगुप्त की बात करी जाए, ये पूरा एक ऑटोक्रेट था, ठीक है, सारी की सारी ऑटोक्रेट मतलब सारी पावर इसी के हाथ में थी, ठीक है। सो मैगस्थनीज कहते हैं दैट किंग वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज मेंबर्स वर नोटेड फॉर विजडम, ठीक है, फ्रॉम काउंसिल वर चोजन हाई ऑफिसर्स। सो किंग को कौन असिस्ट करता था? किंग को असिस्ट करती थी एक पूरी की पूरी काउंसिल, ठीक है, जिसमें बहुत समझदार लोग थे, जो काफी ज्यादा ज्ञानी लोग थे, वो लोग किंग को हेल्प करते थे अपना रूल, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या गवर्नेंस चलाने में। सभी को क्लियर है? और जो अंपायर था, जो पूरा का पूरा अंपायर था, वो डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस, ठीक है, जो अंपायर था वो पूरा डिवाइडेड था इनटू प्रोविंसेस। आगे मैं प्रोविंसेस के बारे में ही बताऊंगा कि किस तरह से प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, क्लियर है? और जो हर प्रोविंस था उसमें हर प्रोविंस को एक प्रिंस को अलॉट कर दिया जाता था, या किसी इंपॉर्टेंट मंत्री मंत्री को अलॉट कर दिया जाता था, किसी इंपॉर्टेंट इंसान को अलॉट कर दिया जाता था। मेनली प्रिंस को दिया जाता था एक प्रोविंस का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है।
जो पाटलिपुत्र था वो कैपिटल था मौर्यस का, ठीक है, ये याद रखना। पाटलिपुत्र क्या था, वो कैपिटल था मौर्यस का, यानी जो मॉडर्न डे पटना है, ठीक है, क्लियर है, पाटलिपुत्र और मॉडर्न डे पटना एक ही जगह पे है, ठीक है, क्लियर है। सो 6 कमिटीज बनाई गई, 6 कमिटीज बनाई गई सैनिटेशन के लिए, केयर ऑफ फॉरेनर्स रखने के लिए, कि जो फॉरेनर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, सेंसस करने के लिए, यानी जो डेथ हो रहा है, जो डेथ हो रही है, बर्थ हो रहा है, तो उसका नंबर काउंट करने के लिए ये पूरा का पूरा एक इसके लिए कमिटीज बनाई गई, ठीक है। वेट्स जो है, वजन नापने के जो कह सकते हो वेट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है, उसको रेगुलेशन करने के लिए एक कमिटी बनाई गई, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज इन्होंने बनाई, सैनिटेशन की, केयर ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है, क्लियर है। बहुत बड़ी इनकी आर्मी थी, ये एक्चुअली डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने एक कह सकते हो यहाँ पे एक ब्रीफ वे में लिखा हुआ है। सो बहुत ज़्यादा ह्यूज आर्मी थी इनकी। इनके पास नेवी भी थी, ये भी चीज़ याद रखना, क्या इनके क्वेश्चन अगर आते हैं दैट मौर्यन हैड अ ह्यूज आर्मी बट डिडंट हैव अ नेवी, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास नेवी नहीं थी, इनके पास नेवी भी थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी ये कैसे करते थे, इन्होंने आर्मी को चलाने के लिए बोर्ड बना रखा था 30 मेंबर का, क्या बना रखा था, एक बोर्ड बना रखा था 30 मेंबर का, ठीक है। और 6 कमिटीज बनाई थी, इन्हीं 30 मेंबर से क्या बनाई थी, 6 कमिटीज, जिसमें एक कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे, ठीक है, क्लियर है। और मैंने बताया कि 6 विंग्स थी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की। आर्म्ड फोर्सेस की कितनी विंग्स थी, 6 विंग्स थी। जैसे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी कितनी विंग्स है आर्म फोर्सेस की अगर बात करी जाए, एक तो पूरी आपकी इंडियन आर्मी हो जाती है, फिर इंडियन एयरफोर्स होती है, इंडियन नेवी होती है, तो इसी तरह से फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे 6 विंग्स थी आर्म फोर्सेस की, तो सबसे पहली विंग क्या थी, आर्मी, फिर सेकंड थी कैवलरी, फिर एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पूरी की पूरी विंग थी, ठीक है। और इनको, ये जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स थी, ये एक एक कमिटी को असाइन कर दी जाती थी। सभी को क्लियर है, आई होप सबको समझ आ रहा हो। तो क्या थी, 6 कमिटीज की, 6 कमिटीज थी, ठीक है। हर कमेटी को अलग अलग काम दे दिया गया था, जैसे एक कमेटी आर्मी संभाल रही है, एक कमेटी कैवलरी संभाल रही है, एक एलिफेंट संभाल रही है, एक चैरियट संभाल रही है, नेवी के लिए एक कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कमेटी। सभी को क्लियर है? तो सिंपल है। आई होप सबको समझ आ रहा है। अगर कुछ भी कोई फीडबैक होता है आप लोगों का कि लेक्चर भाई आप ऐसा इंप्रूवमेंट करिए या फिर क्वेश्चंस करवाने, कुछ भी चीज़, तो आप मुझे वो अपना वो बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो जो स्टेट था, ठीक है, जो स्टेट था वो क्या काम कर रहा था, न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन लेकर आ रहा था विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर्स एंड शुद्रा लेबरर्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो शुद्रा लेबरर्स थे उनको भी एग्रीकल्चर में यहाँ पे यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, क्लियर है। सो कल्टीवेशन में कौन हेल्प कर रहे हैं, कल्टीवेटर्स थे स्पेसिफिकली, और थोड़े बहुत शुद्रा लेबरर्स भी यूज करते थे। लेकिन लेकिन जो सुएन हैंक एक करके वो था, ट्रैवलर था गुप्ता एम्पायर के टाइम में, उसने बोला कि भाई पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये होता है कि शुद्रा को एज अ कह सकते हो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे उनको शुद्रा कैटेगरी में रखा गया था। खैर वो बात की बात है, आगे देखते हैं। फिर जो टैक्सेस थे, पेजेंट से जो टैक्सेस लिए जाते थे, वो कितना प्रोड्यूस का कितना लिया जाता था, यानी जो अनाज यानी ग्रेन्स जो उगा रहे हैं उसका 1/4 या 1/6 क्या लिया जाता था, क्या लिया जाता था, टैक्स लेते थे। कौन? ये जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट बना रखी थी मौर्यन एम्पायर वालों ने, ये कितना टैक्स लेती थी, या तो 1/6 लेती थी प्रोड्यूस का, या फिर 1/4 लेती थी। सभी को क्लियर है? और अगर इरिगेशन फैसिलिटी यूज करनी है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और स्टेट जो है बहुत ज़्यादा मोनोपोली रखता था, स्टेट की पूरी मोनोपोली थी, यानी स्टेट के अलावा और कोई उसमें काम नहीं कर सकता था। दैट इज माइनिंग में जो सेल ऑफ लिकर है, सबको समझ आ रहा है, सेल ऑफ लिकर में स्टेट की मोनोपोली थी, यानी इसके अलावा, स्टेट के अलावा यानी गवर्नमेंट के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो माइनिंग पे इसका कंट्रोल था, सेल ऑफ लिकर पे, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, यानी आर्म्स बनाने पे। सो देख लो कितना ज़्यादा डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है कि सेम ही स्लाइड लगी हुई है। हाँ, आई होप सबको समझ ही आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सीधा। ये दो एक्चुअली दो स्लाइड जो है रिपीट हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की देखते हैं मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। मौर्यन एम्पायर अब कब से कब तक था, 321 BC से 185 BC तक रहा,
तो मौर्यन एम्पायर में जो किंग था, किंग ने सेंट्रल पोजीशन रखी थी। किंग ने क्या रखी थी? सेंट्रल पोजीशन। यानी अगर पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर में कुछ भी हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें कौन प्ले करेगा? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी सेंट्रल पोजीशन किंग की थी। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? एक बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया मौर्यन एम्पायर ने। ठीक है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है। ऑफ कोर्स एफिशिएंट होगा ही, मतलब इतने बड़े ये इसको एम्पायर को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं है और आपने इतना बड़ा पूरा का पूरा कंट्री, एक पूरा का पूरा स्टेट बना दिया। सभी को क्लियर है? इट वाज हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। इट वाज हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों? क्योंकि सारी की सारी सेंटर के पास ही पावर थी। सारी की सारी पावर किसके पास थी? किंग के पास ही थी। ठीक है, जिसमें इट वाज अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें एम्परर जो था वो टॉप पे था, जिसमें एम्परर जो था वो टॉप पर था। ठीक है, जिसको बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती थी या फिर असिस्ट करती थी। सबको समझ आ रहा है? तो जैसे मिलिट्री में कुछ काम होना है तो किंग उसमें डिसीजन लेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ काम होना है तो उसमें मेन डिसीजन मेकर कौन होगा? किंग होगा। जुडिशरी में तो मेन जो इसमें कह सकते हो डिसीजन लेगा वो किंग लेगा। ठीक है, और फिर बात करी जाए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। ठीक है, जो कि किंग को हेल्प करते थे अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। ऑफ कोर्स डिसीजन मेकर एक कह सकते हो पूरी की पूरी पावर आप चाहे कितनी भी कंट्रोल कर लो, लेकिन आपको लोग चाहिए ही जो आपके लोग आपके इतने बड़े काम, इतने बड़े साम्राज्य को हेल्प करने में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? सो अंपायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, जिसमें डिटेल गाइडलाइंस मिलती हैं गवर्नेंस की, टैक्सेशन की, लॉ एनफोर्समेंट एंड डिप्लोमेसी की। ठीक है, फिर बात करी जाए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा इसमें मैं कवर करवाऊंगा इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में। ठीक है, सो हम बात करें किसकी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया इन्होंने। क्या बनाया? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन था? डिसेंट्रलाइजेशन एज सच स्पेसिफिकली नहीं था। ऑफ कोर्स प्रोविंसेस इन्होंने बनाए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, प्रोविंसेस गवर्नमेंट थी। प्रोविंसेस यानी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना आजकल। ठीक है, जैसे यूपी की अलग स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटका की अलग है, तेलंगाना की अलग है। सो इसी तरह से डिफरेंट स्टेट प्रोविंसेस तो थे यहाँ यहाँ पे, क्या थे? डिफरेंट प्रोविंसेस तो थे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और उसको कंट्रोल कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्परर ही कंट्रोल करता था। सो एम्परर वाज द सुप्रीम रूलर एंड लॉ मेकर। तो एम्परर जो था वो सुप्रीम रूलर था, लॉ मेकर था। ठीक है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, जिसमें वो पूरी की पूरी मिलिट्री के डिसीजंस, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है वो ले सकता था। ठीक है, उसको एक डिवाइन रूलर की तरह देखा गया। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था जस्टिस और वेलफेयर के लिए, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? जस्टिस और वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो न्याय की अगर डिसीजन लेनी है तो वो भी एक एम्परर ही लिया करता था। सो जो अशोका था उसने रोल ऑफ एम्परर को चेंज करा। ठीक है, पहले जो एम्परर का जो रोल था वो था कि भाई कॉन्कुअर करना। ठीक है, दूसरे की जो कह सकते हो टेरिटरी है उसको कॉन्कुअर कर लो। ठीक है, अपनी टेरिटरी बना लो उसे। ठीक है, लेकिन बाद में अशोका ने बोला कि भाई एक एम्परर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप जाके कह सकते हो कॉन्कुअर कर लो, दूसरी की टेरिटरी हथिया लो। ठीक है, एक अच्छे रूलर का क्या है, एक अच्छे एम्परर का क्या जो मेन रोल है वो क्या है? एक मोरल लीडर का, एक मॉरल लीडर का रोल है। और उसको क्या प्रमोट करना है? सिर्फ धम्म प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? धम्म प्रमोट करना है, यानी राइटियसनेस। ठीक है, यानी राइटियसनेस। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बुद्धिज्म का अफेक्ट था, जो कि उनकी कह सकते हो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनकी जिस तरह से सोसाइटी को वो देखने लगे थे, वो ऑफ कोर्स बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। ठीक है, क्लियर है? सो इन्होंने क्या बोला? एक एम्परर का रोल क्या है? धम्म प्रमोट करना है, धम्म प्रमोट करना है, राइटियसनेस। ठीक है, मोरालिटी प्रीच करनी है, मोरालिटी प्रीच करनी है। ठीक है, सबको सिखाने हैं, सोसाइटी को बताने की क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं। अच्छी ऑफ कोर्स अच्छी चीजें करनी है, बुरी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है? फिर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। ठीक है, क्या थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता था? मंत्री परिषद। क्या बोला जाता था? मंत्री परिषद। और इवन आज भी ये वर्ड यूज होता है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा बैक स्टोरी है हमारे आज की जो डे टू डे लाइफ है। ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो जो आज भी ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो उनको भी एक असिस्टेंस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, क्लियर है? सो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सबसे टॉप पे किसकी पोजीशन थी? सबसे टॉप पे था एम्परर। सबसे टॉप पे क्या था?
एम्परर यानी किंग, ठीक है, जो मेन था, ठीक है, क्लियर है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका हो गया, ये सबसे टॉप पे आ गए। फिर इसको सबसे ज्यादा असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करवाता था, वो करवाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको क्या बोला जाता था, मंत्री परिषद, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। सो जो कि इसकी हेल्प करते थे गवर्नेंस में, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि ऑफिशियल्स इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग ऑफिशियल्स थे जो कि अलग अलग काम करते थे। ऑफ कोर्स सारे बंदे एक तो काम करेंगे नहीं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को असाइनमेंट दिया जाता था, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले कौन हो गया, मंत्री हो जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर का काम करते थे, और ये क्या थे, एडवाइजर टू द किंग, ये एडवाइजरी देते थे किंग को, ठीक है, क्लियर है। फिर महामंत्री आता है यानी प्राइम मिनिस्टर, ये हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था महामंत्री। फिर सेनापति है, सेनापति कमांडर इन चीफ था आर्मी का, ठीक है, सेनापति क्या है, कमांडर इन चीफ इन आर्मी, तो आर्मी को कौन मैनेज कर रहा है, मेनली सेनापति, ठीक है, क्लियर है। और इन सबके ऊपर कौन है, इन सबके ऊपर एम्परर है, ठीक है, क्लियर है। फिर पुरोहित था, ये जो चीफ प्रीस्ट था या फिर एडवाइजर था रिलीजियस मैटर में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस मैटर्स में किसकी एडवाइस ली जाएगी, पुरोहित की ली जाएगी, ठीक है। तो चीफ प्रीस्ट कौन हो गया हमारा, पुरोहित हो गया, ठीक है। फिर सानी दत्ता, सानी दत्ता क्या था, ट्रेजरर, सानी दत्ता क्या था, ट्रेजरर, यानी स्टेट में जो फाइनेंशियल डिसीजन लेनी है, स्टेट में जो फाइनेंशियल डिसीजन लेनी है वो सानी दत्ता डिसाइड करता था। फिर सामर्थ, सामर्थ कौन था, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफिसर, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ठीक है, क्लियर है, वो कौन था, सामर्थ था। फिर दंडपाल, दंड से समझ आ रहे हैं, पनिशमेंट, एक तरह से क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया, तो पनिशमेंट कौन देता है, पुलिस देती है। सो दंडपाल क्या था, हेड ऑफ द पुलिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, तो वो किसका काम हो गया, दंडपाल का काम हो गया। फिर धर्म महामत्रा, धर्म महामत्रा कौन था, एक ऐसा ऑफिसर जो कि क्या प्रमोट करता है, धम्म प्रमोट करता है, और इस पोजीशन को किसने क्रिएट करा, ये अशोका ने इस पोजीशन को क्रिएट करा, ठीक है, क्लियर है। सो ऑफिसर्स प्रमोटिंग धम्म अंडर अशोका, ठीक है, क्लियर है। आई होप सबको समझ आ गया हो। सो मंत्री थे, महामंत्री थे, सेनापति, पुरोहित, ठीक है। तो पंडित पुरोहित एक ही जैसी चीज लग रही है ना, तो ऐसे थोड़ी सिमिलैरिटी थोड़ी इन सब चीजों से रखे करो, ठीक है, क्लियर है। सानी दत्ता ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट फाइनेंस, सामर्थ कौन था, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफिसर। फिर दंडपाल था हेड ऑफ द ऑफिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। धर्म धर्म महामंत्रा कौन था, ऑफिसर प्रमोटिंग धम्म अंडर अशोका, तो अशोका ने अपने कह सकते हो धर्म प्रमोट करने के लिए, राइटियसनेस प्रमोट करने के लिए ऑफिसर्स बनाए, जो कि अलग अलग जगह इन्होंने भेजे, ठीक है, ताकि धर्म प्रमोट हो। तो ये इसको इस ऑफिसर का क्या नाम था, धर्म महामत्रा, ठीक है, क्लियर है। तो जो ऑफिसर्स थे क्या वो हेरिडिटरी बेस पे थे, कि मतलब ऐसा है कि एक जो टॉप कह सकते हो फैमिली मेंबर है, उसको हम ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते हैं, इसको ऑफिसर बना दे, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। मेरिट एंड एफिशिएंसी पे लोगों को रिक्रूट करा जाता था, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कैसे होती थी, मेरिट एंड एफिशिएंसी पे, ठीक है, कोई कितना सक्षम है, कितनी उसको नॉलेज है, ठीक है, क्या उसकी स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे ही लोगों को रखा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, सभी को क्लियर है। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए, तो अभी हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती थी, सबको समझ आ रहा है। अब देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पूरा का पूरा एम्पायर था, जो मौर्यन एम्पायर था, उसको 5 मेजर प्रोविंसेस में बांटा गया, किसमें बांटा गया, 5 मेजर प्रोविंसेस में बांटा गया। तो प्लीज ये याद रखना, टोटल कितने प्रोविंसेस थे, जैसे हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है। और हर प्रोविंस को क्या बोला जाता था, एक प्रोविंस को बोला जाता था जनपद, क्या बोला जाता था, जनपद, सबको समझ आ गया। और हर जनपद या फिर हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर होता था, जिसको क्या बोलते थे, कुमार, ठीक है, गवर्नर को क्या बोलते थे, कुमार, ठीक है, क्लियर है। हु वाज यूजुअली अ प्रिंस, और मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रोविंस था उसको किसके अंडर रख दिया जाता था, एक प्रिंस को सौंप दिया जाता था एक प्रोविंस को, सभी को क्लियर है। या फिर एक ट्रस्टेड नोबल या फिर कोई ट्रस्टेड बंदा, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर हो गया। आई होप सभी को क्लियर है। सो टोटल कितने प्रोविंसेस थे, सो टोटल 5 मेजर प्रोविंसेस थे, ठीक है, जिसको कौन रूल करता था, गवर्नर रूल करता था, कुमार, ठीक है। और वो ज्यादातर एक प्रिंस होता था या फिर एक ट्रस्टेड नोबल होता था, ठीक है, क्लियर है। सो जो सबसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में प्रोविंस था उसका क्या नाम था, नॉर्दर्न पाथ, इंग्लिश में कह सकते हो लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन था उसका नाम क्या था, उत्तर पथ, क्या नाम था, उत्तर पथ, ठीक है। और उत्तर पथ का कैपिटल क्या था, प्रोविंस हो गया पहला उत्तर पथ, और उसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला, ठीक है, क्लियर है, मैं मैप दिखा देता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं पे,
ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इसका इसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला। अगर ये मैप एक बार थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक बार ये मैप देखें तो जो ये रेड वाला एरिया है ना, ये वाला जो टेरिटरी है इतनी बड़ी, ये सेल्यूकस निकेटर ने किसको दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। इतनी बड़ी ये जो रेड लाइन के अंडर जो टेरिटरी है, सारी की सारी टेरिटरी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। ठीक है, तो देख रहे हो कितना बड़ा एम्पायर हो गया था इनका। ठीक है, सो सबसे पहला प्रोविंस क्या था, उत्तर पथ। उत्तर पथ का कैपिटल था तक्षशिला, सभी को क्लियर है। फिर आता है वेस्टर्न प्रोविंस। तो वेस्टर्न प्रोविंस क्या था, उसका नाम था वेस्टर्न प्रोविंस, यानी जो वेस्ट में प्रोविंस आ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट में जो प्रोविंस आ रहे हैं वो क्या था, जो वेस्टर्न रीजन का है। ठीक है, तो उसमें था अवंती पथ, उसको नाम दिया गया अवंती पथ, और कैपिटल क्या था, उज्जैन। उसका कैपिटल क्या था, उज्जैन। सभी को क्लियर है। सेंट्रल पोजीशन किसको थी, सेंट्रल प्रोविंस किसको बनाया गया, सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया मगध को। सेंट्रल प्रोविंस किसको बनाया गया, मगध को। ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र कैपिटल था, क्या था, पाटलिपुत्र कैपिटल था। ईस्टर्न प्रोविंस को क्या बुलाया गया, पंचयपथ। ईस्टर्न प्रोविंस, जो ईस्टर्न प्रोविंस था उसको क्या बुलाया गया, पंचयपथ। ठीक है, और इसका जो कैपिटल था वो उस पंचयपथ था। ठीक है, और इस प्रोविंस का नाम क्या था, कलिंगा नाम था, और उसका कैपिटल था कोशाली। ठीक है, क्लियर है, यानी समवॉट हेयर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एज इट इज याद रख लेना, ऑफ सो सबको समझ आ रहा है। जो सदर्न मोस्ट था प्रोविंस, उसको क्या बुलाया गया, दक्षिण पथ बुलाया गया। जो सदर्न मोस्ट प्रोविंस था उसको दक्षिण पथ बुलाया गया। उसका कैपिटल क्या था, उसका कैपिटल था सुवर्णगिरी। क्या था, सुवर्णगिरी। ठीक है, क्लियर है। सो उत्तर पथ कैपिटल क्या था, तक्षशिला, पहला प्रोविंस। फिर अवंती पथ कैपिटल क्या था, उज्जैनी। फिर नेक्स्ट था मगध, उसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, सेंट्रल प्रोविंस। ईस्टर्न प्रोविंस था पंचेपथ या फिर कलिंगा। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था, कोशाली। और सदर्न मोस्ट में था दक्षिण पथ, उसका कैपिटल क्या था, स्वर्णगिरी। और हर प्रोविंस को कौन रूल कर रहा था, हर प्रोविंस को एक गवर्नर रूल कर रहा था। ठीक है, और गवर्नर क्या था, यूजुअली एक प्रिंस होता था या फिर एक ट्रस्टेड नोबल। अब जो भी प्रोविंसेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोविंस है, इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था, एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था, और डिस्ट्रिक्ट को क्या बुलाया जाता था, विषयास बुलाया जाता था। ये प्लीज ये सारी टर्म्स याद रखना। ये सब ऐसा नहीं है कि बेफालतू की मैं टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में। ऐसा मतलब मजा तो ऑफकोर्स आ ही रहा है, लेकिन जानबूझ के ऐड करी गई है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आती है टर्म्स। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बुलाया जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया जाता था विषयास। ठीक है, क्लियर है। और विषयास को कौन कौन गवर्न करता था, किसके रूल में आती थी, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर था विषयपति। क्या था, विषयपति। तो डिस्ट्रिक्ट को बुलाया गया विषय, और उसको कौन रूल कर रहा है, उसमें कौन गवर्नेंस कर रहा है, उसमें गवर्नेंस कर रहा है विषयपति। सभी को क्लियर है। सो डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड विषयस, विच वाज गवर्न बाय अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी विषयपति। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे गांव आते थे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे गांव आते थे। गांव को बोला जाता था, विलेजेस को बोला जाता था ग्रामाज या ग्राम। ठीक है, ग्रामाज या फिर ग्राम। ठीक है, क्लियर है। और जिसको हेड करता था, हर गांव को कौन हेड करता था, एक विलेज का हेडमैन। ठीक है, विलेज का हेडमैन हेड करता था, जिसको क्या बोला जाता था, ग्रामिका या ग्रामणी। ठीक है, ग्रामिका या ग्रामणी, दोनों टर्म एक ही है। विलेज, अगर कहीं भी विलेज हेडमैन की बात हो रही है मौर्यन एम्पायर में, तो कौन था विलेज हेडमैन, ग्रामिका या फिर ग्रामणी। नॉर्दर्न इंडिया में ग्रामिका बोला जाता था, लेकिन एक जनरल टर्म जो है ग्रामणी था, जो जनरल टर्म है वो क्या है, ग्रामणी। ठीक है, क्लियर है, आई होप सबको समझ आ रहा है। सो सबसे पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट था। फिर डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस थे। ठीक है, विलेजेस क्या है, ग्राम, 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 सबको समझ आ गया। इसको कौन रूल कर रहा है, ग्राम, ग्राम को हेड कौन कर रहा है, ग्रामिका। ग्रामिका ग्रामणी एक ही चीज है। ठीक है, ग्रामिका। और बहुत सारे गांव मिलके एक बंदे को हेड, मतलब एक बंदे को हेड बना दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल 10-15 गांव ऐड कर दिए जाए, और उसको, वो ये जो सारे के सारे जो ग्रामिका है, ठीक है, इनका भी एक सीनियर बंदा बना दिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, गोपा। ठीक है, क्या बोला जाता था, गोपा। ठीक है, क्लियर है। तो गोपा क्या है, एक ये जो जितने भी ग्रामिका हैं, ये जितने भी ग्रामीणी हैं, सो जैसे फॉर एग्जांपल 10 गांव के ग्रामीणी जो है, 10 गांव के ग्रामीणी जो है, या ग्रामिका जो है, ठीक है,
ये रब कर देता हूँ, आई होप सबको इतना कंफ्यूजन ना आ रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टर्म्स में ही है बस थोड़ा सा। सो फॉर एग्जांपल 10 विलेजेस हैं, 10 विलेजेस हैं, उसमें क्या है, डिफरेंट 10 विलेजेस के 10 ग्रामिका हो गए। अब 10 ग्रामिका जो है, इनका भी एक सीनियर बना दिया, इनका भी एक सीनियर बना दिया गया, उस सीनियर को बोल देते हैं गोपा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल चीज है। सो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए, सो मैंने आपको बताया था जो पूरा का पूरा एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग जनपद या फिर प्रोविंसेस में। ठीक है, प्रोविंसेस की बात कर रही है और या फिर जनपद की बात हो रही है तो वो एक ही चीज है। ठीक है, और हर प्रोविंस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मिल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सबको समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोविंस है, तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो ईच डिस्ट्रिक्ट हैड ऑफिसर्स फॉर टैक्सेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ऑफिसर थे जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते थे, पब्लिक वेलफेयर का काम करते थे। जैसे कि ऑफिसर्स थे राजुकाज, ये देखो इंपॉर्टेंट टर्म आ गया एक और। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स आप इसके नोट्स बना लेना, मैं ये नोट्स भी अटैच कर दूंगा हमारी वेबसाइट पे www.sankhya-the-library.com। ठीक है, क्लियर है। सो जैसे ऑफिसर्स थे राजुकाज, यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, सो ये डिस्ट्रिक्ट्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे ये लोग। ठीक है, फिर थे प्रदेशिकाज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जैसे डीएम होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को क्या बोला जाता था, प्रदेशिकाज। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो। ठीक है, क्लियर है। प्लेड अ की रोल, जैसे युक्तास थे, युक्तास कौन थे, क्लर्क। ठीक है, तो ये युक्तास असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते थे राजूकास को, सबको समझ आ गया। सो राजूकास हो गए, राजूकास हमारे क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर। भाई इतना बड़ा अंपायर पैसे से ही चलेगा ऑफ कोर्स, तो इतने छोटे छोटे ये जो पोजीशन पे लोग हैं, राजूकाज हो गए, रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ये लोग। फिर प्रदेशिकाज हो गए, प्रदेशिकाज मैंने आपको क्या बोला, प्रदेशिकाज कौन है, ये प्रदेशिकाज है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। फिर फिर आगे आ जाते हैं, आगे युक्ताज। फिर युक्ताज क्या है, ये है क्लर्क आपके, जो कि किसको हेल्प प्रोवाइड करवाते थे, राजूकाज को। सबको समझ आ गया। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा हो। तो इतना डिफिकल्ट आई होप आपको एशियन इंडिया नहीं लग रहा होगा मेरी लेक्चर सीरीज के बाद। अगर स्टिल कोई फीडबैक देना है, कुछ भी चीज़ है, अगर कोई सपोर्ट भी चाहिए आपको, वन ऑन वन सेशन भी चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लेक्चर्स रहेंगे, सारे सारे हम यूट्यूब पे डालेंगे, ऐसा हमारा कोई अभी मोटिव नहीं है। ठीक है, सो जितना भी पूरा सिलेबस है, मेरे सारी लेक्चर सीरीज आप अटेंड कर देना, आपका पूरा इंडियन पॉलिटी, ठीक है, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये सारा का सारा हिस्ट्री और पॉलिटी हम आपको पूरा का पूरा यहाँ करवाएंगे। इकोनॉमिक्स की भी प्लानिंग चल रही है अभी। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स कैसे करना है, तो इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारा जो फिलहाल जो मोटिव चल रहा है, वो आपको एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री करवाना, मिडिवल भी इसके बीच में आएगी, और फिर उसके बाद आपका पॉलिटी भी साइड बाय साइड चलेगी। ठीक है, क्लियर है। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बैक टू द टॉपिक। फिर आते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए। सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया आपको, ग्रामिका थे विलेज हेडमैन, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। गोपा जो था, मैंने आपको बताया था 10-12 विलेज जो मैनेज, मतलब 10-12 विलेज के जो ग्रामिका थे, उसका सीनियर था गोपा। ठीक है, ये अकाउंटेंट का काम भी करते थे, जो कि रिकॉर्ड्स और लैंड रेवेन्यू, रिकॉर्ड्स रखते थे लैंड और रेवेन्यू का। ठीक है, फिर आता है संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष या संस्था अध्यक्ष। ठीक है, संस्था अध्यक्ष। ठीक है, ये क्या मैनेज करता था, संस्था अध्यक्ष जो है ऑफिसर, ये मैनेज करता था ट्रेड एंड कॉमर्स को। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स रूरल एरियाज में, ट्रेड एंड कॉमर्स को रूरल एरियाज में कौन मैनेज करता है, संस्था अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखना है आपको। सो जो विलेज था वो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो जो सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट थी, यानी बहुत सारे विलेजेस बन के मिला मिलके बनता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मिलके बनते हैं क्या, प्रोविंस, प्रोविंस बहुत सारे मिलके, वैसे टोटल कितने थे, 5 प्रोविंस थे मेनली, प्रोविंस मिलके बन गया पूरा का पूरा आपका एम्पायर। सभी को क्लियर है। सो बेसिक यूनिट क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की, बेसिक यूनिट थी विलेजेस, जिसको कौन हेड करता था, उसको हेड करता था ग्रामिका। आई होप सबको समझ आ गया हो। सो बात करी जाए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी हमने पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो जो टाउन्स थे उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सो जो टाउन्स थे, जो अर्बन एरिया था, वो काफी ज्यादा वेल प्लान्ड सिटीज थी वहां पे। ठीक है, क्लियर है।
बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पाटलिपुत्र का म्यूनिसिपल सिस्टम की बात करी जाए, ठीक है, नगर अध्यक्ष, ठीक है, नगर अध्यक्ष कह सकते हो, ये इसको हेड करता था इस पूरे म्यूनिसिपल सिस्टम को। तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो है सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जो है उसमें स्पेशल अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। ठीक है, नगर अध्यक्ष जो है बेसिकली वो है आपकी पूरी, जैसे एमसीडी बॉडी होती है ना, हेड नहीं होगा, एमसीडी बॉडी को क्या बोला गया, नगर अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। जो सिटी थी पूरी की पूरी उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, कितनी 6 बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया, 6 बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया, और टोटल मेंबर कितने थे सारे बोर्ड्स में मिला के 30 मेंबर्स। सभी को क्लियर है। सो सेम 30 मेंबर्स थे जो मैंने आपको एक्चुअली पहले पढ़ाई दिया है, ये वाली चीज। 30 मेंबर्स थे, 5-5 मेंबर की 6 कमिटीज बना दी गई, और ये कमिटीज जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती थी। सो जो सबसे पहली कमेटी थी वो इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स को संभालती थी, जो सबसे पहली कमेटी थी, इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज्यादा क्योटिक हो रहा है। सो जो सबसे पहली कमेटी थी, हम पढ़ रहे हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, किस तरह से नगर अध्यक्ष होता था। ठीक है, सो द सिटी वॉज गवर्न बाय 30 बाय अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स, तो टोटल 6 बोर्ड थे, सभी को क्लियर है। सो सबसे पहला जो बोर्ड है वो क्या करता था, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स को मैनेज करता था, जिसमें रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग होती थी। फिर जो नेक्स्ट है फॉरनर्स को संभालता था, अगला बोर्ड जो है फॉरनर्स को संभालता था। अब इतने सारे आप बंदे बाहर भेज रहे हो तो आपकी कंट्री में भी, आपके घर में भी तो लोग आएंगे ऑफ कोर्स, तो आपके स्टेट में भी लोग आ रहे हैं, तो जो फॉरनर्स हैं उनको ठहराने की व्यवस्था, ठीक है, उनको खान पान जो भी चीज़ होगी, तो विजिटर्स को कह सकते हो हैंडल करना, ट्रेडर्स को हैंडल करना, ठीक है, जो कि अलग अलग रीजन से आते हैं, तो उसके लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड सेंसस की, ठीक है, पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है, प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना, उसके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन एंड सेंसस के लिए एक पूरा का पूरा बोर्ड बनाया गया। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, जिसमें जो चीज़ों के रेट हैं, प्राइजेस हैं, वो डिसाइड करे गए। ठीक है, टैक्स कितना लगना है वो चीज़ डिसाइड हुई इस बोर्ड के द्वारा। ठीक है, पब्लिक वर्क्स के लिए लोगों, जो पब्लिक वर्क्स होता है, ठीक है, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, आम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो उसके लिए एक बोर्ड था। ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉ के लिए भी एक बोर्ड था, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट संभालता था। क्या संभालता था, लॉ इन्फोर्समेंट, कि भाई जो जो कानून है, क्या कानून व्यवस्था सही से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए भी एक बोर्ड था। ठीक है, जितनी भी सिटीज थी, जितनी भी सिटीज थी उसमें पुलिस स्टेशन था, ग्रेनरीज थी, टेम्पल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, जो कि दिखाता था कि कितनी ज्यादा अर्बन एडवांस अर्बन प्लानिंग थी, कितनी ज्यादा एडवांस अर्बन प्लानिंग थी। सभी को क्लियर है। तो एक्चुअली जो ये मगध वाला जो मगध वाला पूरा का पूरा एम्पायर है जो ये क्रिएट होता है, इसको कहा जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन। क्या कहा जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन, ये चीज याद रखना प्लीज। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अब सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट अर्बनाइज, अच्छा ये सेकंड अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन मतलब टाउन्स एंड सिटीज दोबारा से जब बनना स्टार्ट हो जाए, जब टाउन्स एंड सिटीज बनते हैं उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, कि भाई एक रूरल एरिया अब सिटीज में चेंज होते जा रहा है। ठीक है, एक पिछड़ा एरिया अब सिटीज कह सकते हो, सिटीज में चेंज होते जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बनती है, तो उसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है। तो दिस वाज नोन एज सेकंड अर्बनाइजेशन। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या थी आपके हिसाब से, पहली अर्बनाइजेशन एंशियंट हिस्ट्री में कब हुई थी, या एंशियंट इंडिया में कब हुई थी? तो आप लोगों को बताया जाए तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंशियंट इंडिया में होती है आईवीसी के टाइम। कब होती है, आईवीसी के टाइम, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। फिर मैंने बताया था कि आपको एडवेंट ऑफ आर्यंस होते हैं, फिर आर्यंस आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो रूरल सोसाइटी होती है। फिर एक वैदिक पीरियड होता है। फिर जो ये पूरा का पूरा क्रिएट होता है, कह सकते हो नया दोबारा से सिटीज एंड टाउन्स क्रिएट होते हैं, ये क्या कहलाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन। आई होप सबको क्लियर है ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू एंड टैक्सेशन सिस्टम की बात करी जाए, इतना बड़ा पूरा का पूरा आपने साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ठीक है, इतना बड़ा, मतलब पूरा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल, पूरा साउथ इंडिया आ रहा है। ठीक है, साउथ के कुछ स्टेट्स ऑफ कोर्स मैंने आपको दिखाया था मैप में, वो नहीं थे, लेकिन स्टिल पूरा का पूरा ये देखो, इतना बड़ा अगर आपने साम्राज्य यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने पूरा का पूरा एरिया बना दिया है, पूरा कब्जा कर दिया है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए इतने बड़े इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपको चाहिए पैसा। और पैसा किस तरह से आएगा आपका, जब एक पूरा का पूरा सिस्टम होगा। ठीक है, और पूरा सिस्टम में पैसा किससे लिया जाता है, लोगों से लिया जाता है। ठीक है, किन लोगों से लिया जाता है, आम लोगों से लिया जाता है। सबको समझ आ रहे हैं? तो लेट्स सी क्या ये रेवेन्यू सिस्टम एंड टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, सो द इकोनॉमी ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिपेंड
डिपेंडेड हैविली ऑन टैक्सेशन, तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या था? टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो मौर्यन एम्पायर में अलग अलग टैक्सेस थे जिसके नाम आपको याद रखने हैं, जिसके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या कह सकते हो इनके ये नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला जो टैक्स था उसका नाम क्या था? बलि। क्या नाम था? बलि। बलि आपको ऑफ कोर्स याद होगा, एशियंट इंडिया में बहुत बहुत बार बलि शब्द यूज हुआ है टैक्स के लिए। जिसमें क्या था? रिलीजियस टैक्स था। ये क्या था? रिलीजियस टैक्स था। जैसे मॉडर्न डे इनकम टैक्स होता है, तो इसी तरह से रिलीजियस टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था? बलि। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है भाग। भाग, भाग क्या है? जो लैंड रेवेन्यू है, किसी इंसान ने कितनी चीज कह सकते हो, बोई ग्रेन सीरियल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 1/6 या फिर 1/4 लिया जाता था। और ये सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्ले करता था। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास किस टैक्स से आता था? वो भाग से आता था। सबसे ज्यादा पैसा किस टैक्स से आता था? भाग से आता था। यानी जो आप अनाज उगा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके जैसे जो प्रोड्यूस है, उसका 1/6 या 1/4 लिया जाता था। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा किससे आता था? वो आता था भाग से। ठीक है, क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट टैक्स, हिरियान। हिरण्य। हिरण्य। ठीक है, सो हिरण्य क्या है? ऐसा टैक्स जो कि कैश में पेड था। ऐसा टैक्स जो कि किस में पेड था? टैक्स में पेड था। तो भाग में जैसे पूरा का पूरा क्रॉप्स दिए जाते थे, लेकिन हिरण्य में क्या है? कैश दिया जाता था इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स। सो आप लोगों को समझ आ रहा है? तो अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात करी जाए मॉडर्न एम्पायर में, तो कैश भी लिया जाता था एंड काइंड भी लिया जाता था। सबको समझ आ रहा है? या तो प्रोड्यूस, यानी जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, या तो वो ले लिया जाता था और इवन कैश भी लिया जाता था। सबको समझ आ रहा है? तो अगर जैसे अगर क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ टैक्स टैक्स के नाम पे कैश लिया जाता था? नहीं, प्रोड्यूस भी लिया जाता था। ठीक है, क्लियर है? क्या सिर्फ प्रोड्यूस लिया जाता था? नहीं, कैश भी लिया जाता था। ठीक है, क्लियर है? और ये लोग कैश में क्या यूज करते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स ये लोग यूज करते थे। कौन? मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ गया? सो हिरण्य क्या है? ऐसा टैक्स जो कि सिर्फ कैश में पे किया जाता था। फिर आता था शुल्क। ठीक है, शुल्क क्या है? कस्टम ड्यूटीज, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में लगाई जाती थी, कस्टम ड्यूटीज, उसको बोला जाता था शुल्क। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज जो है ट्रेड और कॉमर्स में लगने वाली, उसको शुल्क बोला गया। फिर कारा या फिर कारा जो भी है, ठीक है, इसको टैक्स ऑन माइंस, फॉरेस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उसको बोला गया कारा। सभी को क्लियर है? सो जो सामर्थ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर कौन था? सामर्थ। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर कौन था? सामर्थ। ठीक है, जो सारी की सारी टैक्सेशन एक्टिविटीज है, उसका सुपरविजन सामर्थ ही रखता था। उसका पूरा देखभाल कौन संभालता था? सामर्थ रखता था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाग जो था वो लैंड टैक्स था। ये सबसे मेजर सोर्स था रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर के लिए। ये 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस या 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस था। ठीक है, आप लोगों को बताया था मैंने कि वाटर सेस भी लिया जाता था। क्या लिया जाता था? वाटर सेस भी लिया जाता था। कि भाई अगर आपको स्टेट द्वारा पानी चाहिए, ठीक है, आपको स्टेट द्वारा पानी चाहिए, तो आपको वाटर सेस पे करना पड़ेगा। तो जो कारा था वो क्या था? ये एक ऐसा टैक्स था जो कि माइंस, फॉरेस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट पे यूज होता था। या फिर जो प्रोड्यूस होता था फ्रूट्स एंड गार्डन के फॉर्म में, जो कह सकते तो क्या कह सकते हैं, उसमें भी कह सकते हो ये कारा टैक्स लगाया जाता था। फिर हिरण्य मैंने बताया, तो ऐसा टैक्स जो कि कैश में पेड था। एक ये वाला टैक्स भी देख लो, प्राण्य प्राणया। ठीक है, प्राणया, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि इमरजेंसी टैक्स, कोई जैसे फैमिन आ गया, कोई भुखमरी आ रही है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी अर्जेंसी है, तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती थी प्राणया के नाम से। ठीक है, जिसको इमरजेंसी टैक्स भी बोला गया, जिसको क्या बोला गया? इमरजेंसी टैक्स। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट जो सबसे सेकंड मोस्ट जो मेजर कंट्रीब्यूशन करता था, वो टोल टैक्स था। सो टोल टैक्स से जो है सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूशन आता था। जो टोल टैक्स था वो सारे आर्टिकल्स पे लगाया जाता था। सबको समझ आ रहा है? टोल टैक्स किस पे लगाया लगाया जाता था? सारे आर्टिकल्स पे लगाया लगाया जाता था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10% लिया जाता था, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना था? 10% लिया जाता था। ठीक है, सो सबसे ज्यादा टैक्स किससे कलेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट? भाग से। फिर सेकंड सबसे ज्यादा टैक्स किससे हो रहा था? टोल टैक्स से हो रहा था। सभी को क्लियर है? आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो प्राणेय क्या है? प्राणेय है आपका इमरजेंसी टैक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए। सो मैंने बताया था मौर्य जो थे उनकी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री थी एशियंट वर्ल्ड में। और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी मिलिट्री थी, इसी की वजह से इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए ये लोग। ठीक है, सो इन्फेंट्री थी जिसमें 6 लाख सोल्जर्स थे। कैवलरी थी, 30,000 राइडर्स थे। वॉर एलिफेंट्स थे, 9,000 एलिफेंट्स थे इनके पास। चैरियट्स थे जहाँ पे 8,000 चैरियट्स थे। आप लोगों को ये चीज याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एंशियंट
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी इनके पास। ठीक है, और ये चीज याद रखना, ये स्टैटिस्टिक याद रखने की जरूरत नहीं है कितने सोल्जर्स थे कितनी कैवलरी थी, बस इतना याद रखना कि जो सेनापति था वो बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आर्मी के कंट्रोल में। ठीक है, ही वॉज द कमांडर इन चीफ। ठीक है, जो कि आर्मी को मैनेज करता था। ठीक है, मिलिट्री कैंप्स को मैनेज मैनेज करता था, फोर्स को मैनेज करता था पूरे एम्पायर में। ठीक है, क्लियर है। लॉ एंड जस्टिस की बात करी जाए, सो बहुत ज्यादा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम था, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम था मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, जिसमें क्या था, एम्परर जो था उसको हाईएस्ट अथॉरिटी दी थी जुडिशियल मैटर्स में। हाईएस्ट अथॉरिटी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता था, एम्परर ही प्ले प्ले करता था। लेकिन ऑफ कोर्स इतने सारे केसेस हैं, सिर्फ जुडिशरी में क्या है, सिर्फ एक दो केस मैनेज करने हैं एम्परर को, ऑफ कोर्स नहीं करने। तो क्या है, जो अशोका थे उसने क्या अपॉइंट कर दिया था, धर्म महामद्रास को अपॉइंट कर दिया था, जो कि क्या करता था, फेयरनेस कह सकते हो इंश्योर करते थे, और साथ में धम्म के प्रचार करते थे। किसका प्रचार करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। सबको समझ आ गया, आई होप सभी को क्लियर है। सो सेंट्रल पोजीशन किसने रखी इसमें, जुडिशियल सिस्टम में सेंट्रल पोजीशन किसकी थी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, एम्परर था। सो जो कोर्ट्स थी उनको, उनका भी डिवीजन करा होता, कोर्ट्स था, जैसे आज भी कोर्ट्स अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट होती है आपकी। ठीक है, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग कोर्ट्स होती है। ठीक है, सो इसी तरह से यहाँ पे जो कोर्ट्स थी उनको भी डिवाइड करा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट्स जो थी उनको क्या बुलाया जाता था, धर्मस्थया। क्या बुलाया जाता था, धर्मस्थया बुलाया जाता था सिविल कोर्ट्स को, कोर्ट्स को। इसी तरह से क्रिमिनल कोर्ट्स थी उनको क्या बुलाया जाता था, क्रिमिनल कोर्ट्स को कंटक शोधन बुलाया जाता था क्रिमिनल कोर्ट्स को। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जस्टिस थी वो कौन किसकी कोर्ट में होता था, वो राजूकास की कोर्ट्स में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जस्टिस होती थी। सभी को क्लियर है। पनिशमेंट थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, लेकिन जो अशोका है बाद में उसने जब बुद्धिज्म अपनाया तो उसने एम्फेसाइज करा कि भाई कंपैशनेट गवर्नेंस होना चाहिए, और लोगों को रिहैबिलिटेशन का या फिर दोबारा मौका देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सो सबको समझ आ गया। सो कोर्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज धर्मस्थया सिविल कोर्ट्स, कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट्स, राजूकास जो थे, वो राजूका की जो कोर्ट थी वो थी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जस्टिस प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पियोनेज एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, जासूसी का बहुत बड़ा सिस्टम इन्होंने क्रिएट करा हुआ था। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इतना बड़ा एम्पायर है, कोई भी बागी हो सकता है, कोई भी जो एम्परर है उसके अगेंस्ट हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने एस्पियोनेज एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था। ठीक है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो स्पाइज, ठीक है, जासूस यूज करते थे। ठीक है, जिनको क्या बुलाया जाता था, गुहापुरीज, गुहापुरीज। ठीक है, तो गुहापुरीज कौन थे, ऐसे स्पाइस थे जो कि सारे प्रोविंस में फैले हुए थे, ऐसे स्पाइस थे जो कि सारे प्रोविंस में फैले हुए थे, और ये सारी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इकट्ठा करते थे। ठीक है, क्लियर है। ये मर्चेंट्स बन जाया करते थे, मॉन्क्स बन जाया करते थे, इवन घर गृहस्थी का भी काम करते थे, और साथ में जासूसी करा करते थे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से इंटेलिजेंस सिस्टम में दंडपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि क्या था, चीफ ऑफ पुलिस। दंडपाल क्या था, चीफ ऑफ पुलिस, जो कि लॉ एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता था। ठीक है, क्लियर है। इसकी वजह से जो रेबिलियंस है, कोई अगर बागी हो रहा है उसको कंट्रोल करा जाता था, या फिर जो इंटरनल थ्रेट्स है उसको भी कंट्रोल करा जाता था। ठीक है, क्लियर क्लियर है। सो मेन जो इंपॉर्टेंट हमें वो आपको याद रखने हैं, दंडपाल और गुहापुरीज। ठीक है, क्लियर है। सो पब्लिक वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि भाई रोड एंड हाईवेज बनाए गए। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई, जो कि इवन आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो ट्रेड के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज बनाई गई जहाँ पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट थी। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज थी, ऑफकोर्स वाटर सेस लिया जाता था, लेकिन ये फैसिलिटीज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज थी। कैनाल्स एंड वेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे। रेस्ट हाउसेज या फिर धर्मशालाज बनाई गई थी, धर्मशालाज बनाई गई थी जिसमें अलग अलग जगह से जो ट्रैवलर्स आते थे उनके ठहरने की जगह थी। एनिमल प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के डिफरेंट लॉज थे। ठीक है, क्लियर है। तो अशोका ने जो है हंटिंग को बैन कर दिया था कुछ एरियाज में, ठीक है, इन सर्टेन एरियाज। तो उसके लिए लॉज बनाए गए। सो पब्लिक वेलफेयर बहुत ज़्यादा था ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, ये चीज याद रखना आप, ये एग्जाम में आ भी चुका है एक्चुअली। तो सुदर्शन लेक है, ये एक एंशियंट वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जूनागढ़ ऑफ गुजरात में। ठीक है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, सुदर्शन लेक को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको करवाया था। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, और इसकी रिनोवेशन किसने करी थी, अशोका ने करी थी। रुद्रदमन वन ने करी थी, ये चीज याद रखना, रुद्रदमन वन ने करी थी, जो कि आगे हम एक पढ़ेंगे रूल।
ठीक है, और स्कंदगुप्त ने करी थी। और किसने करी थी? स्कंदगुप्त। ठीक है, क्लियर है। रुद्रदमन वन और स्कंदगुप्त जो है ये इस मौर्यन डायनेस्टी से नहीं है, ये आगे के रूलर है जो कि हमें आगे बढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये चीज याद रख लेना, अशोका, रुद्रदमन वन एंड स्कंदगुप्त। तो इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? सुदर्शन लेक का चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्लियर है। सो कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक बार टर्म्स देख लो। एक इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस थी मौर्यन पीरियड में, ये एज इट इज टर्म्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है। सो एक है आपका पन्नियाध्यक्ष। ठीक है, पन्नियाध्यक्ष। ये पन्नियाध्यक्ष कौन था? ये सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स था, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, पन्नियाध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। शुल्क अध्यक्ष कौन था? शुल्क अध्यक्ष कौन था? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टोल और कस्टम टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स और डिपार्टमेंट ऑफ टोल यानी जो टोल कलेक्शन होता था उसको कौन हेड करता था? शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। शुल्क अध्यक्ष। तो पन्नी अध्यक्ष क्या है? एक सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। शुल्क अध्यक्ष क्या है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टोल एंड कस्टम टैक्स। ठीक है, क्लियर है। फिर लक्षण अध्यक्ष क्या था? हेड ऑफ मिंट यानी जो कॉइन्स बन रहे हैं, ठीक है, उसकी देखभाल किसके अंडर में थी? लक्षण अध्यक्ष के अंडर में थी। ठीक है। फिर पंतव्य अध्यक्ष क्या था? सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो जो वेट्स और मेजर्स थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में, कि भाई वजन नापने के लिए जो वेट्स एंड मेजर्स थे उसको कौन कौन कंट्रोल करता था? पंतव्य अध्यक्ष। ठीक है, पंतव्य अध्यक्ष। ठीक है। फिर क्या है? अकार्याध्यक्ष। अकार्याध्यक्ष क्या है? हेड ऑफ माइंस। अकार्याध्यक्ष क्या है? जो माइंस थी जहाँ से मिनरल्स मिनरल्स निकाले जाते थे उसको कौन हेड करता था? अकार्याध्यक्ष। ठीक है। फिर लवणाध्यक्ष क्या है? लवणाध्यक्ष ऐसा है जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट निकालने का जो डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन था? लवणाध्यक्ष। ठीक है, लवणाध्यक्ष। ठीक है। अब पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे अमात्यास थे। क्या थे? अमात्यास। अमात्यास क्या है? जैसे जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी की, सबका गोल क्या है? क्या बनने का गोल है? मतलब कोई बनेगा आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से सिविल सर्वेंट्स थे पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते थे। इवन किंग्स को एडवाइजरी का रोल भी करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज का भी या फिर पॉलिसीज बनाने का भी काम करते थे सिविल सर्वेंट्स। तो इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था अमात्यास। क्या बोला जाता था? अमात्यास बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है। ये रहा। ठीक है, क्लियर है। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है, अशोका द ग्रेट है, उसने क्या अपना लिया था? धम्म विजय अपना लिया था। क्या अपना लिया था? धम्म विजय। तो पॉलिसी क्या होती थी पहले के रूलर्स की? क्या पॉलिसी होती थी? एक्सपेंशन करना है, कब्जा करना है, कॉन्क्वर करना है अलग दूसरे के टेरिटरी को। ठीक है, चाहे कितने भी लोगों की जान जाए, कुछ भी हो, युद्ध करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करना है? दूसरे के टेरिटरी पे पे क्या करना है? कब्जा करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे रूलर्स की, अशोका से पहले जितने रूलर्स थे और इवन उसके बाद के रूलर्स की भी क्या थी? यही यही एक वो थी, क्या बोलते हैं, पॉलिसी थी। ठीक है, क्लियर है। सो लेकिन अशोका ने जैसे ही कलिंगा वॉर में इतना ज्यादा ब्लड शेड देखा, इतना ज्यादा खून खराबा देखा, तो उसने बुद्धिज्म अपनाया और एक नई पॉलिसी अपनाई जिसको क्या बोला इन्होंने? धम्म विजय। क्या बोला? धम्म विजय। ठीक है। या फिर कॉन्क्वेस्ट बाय पिटी, यानी अच्छाई से कह सकते हो कॉन्क्वेस्ट करो। ठीक है, अच्छाई दिखाकर, राइटियसनेस से आप कॉन्क्वेस्ट करो। ठीक है। और पुरानी पॉलिसी क्या थी? पुरानी पॉलिसी दिग्विजय। क्या था? पुरानी पॉलिसी क्या थी? दिग्विजय, यानी फोर्स या फिर आर्म्स के जरिए फोर्स के जरिए आप क्या करिए? फोर्स या फिर आर्म्स के जरिए आप कॉन्क्वेस्ट करिए, दैट इज कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स और आर्म्स। ठीक है, सबको समझ आ गया। सो दिस वाज अ लेक्चर जहाँ पे हमने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ लिया है मौर्यन एम्पायर का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मौर्यन एम्पायर पे सिर्फ आपको रॉक एडिक्ट्स करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट कुछ अगर मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लियर है। कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। मेनली मेरे को रॉक एडिक्ट्स करवाने, क्योंकि रॉक एडिक्ट्स से एज इट इज सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हो सके तो फॉलो करिए, और हमारी वेबसाइट पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। बस मेरे को थोड़े से एक तो कमेंट आप करके दिखाइए कि भाई प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स। मैं सारी एंशियंट हिस्ट्री के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।